अच्छा मैं उसके आधार पर करूं। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, कई बार जब हम अधिकारियों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों डेटा के बेस पे हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो उसके कारण कई कारण होते हैं। उसमें से एक कारण ये भी बताया जाता है कि डेटा की विश्वसनीयता कितनी है। कई बार लोग डेटा को इसलिए यूज नहीं करते हैं, कहते हैं कि ये डेटा हमारे लिए यूजफुल नहीं है, और इसलिए फिर क्या होता है कि जब दूसरा ऑर्गेनाइजेशन इस डेटा को यूज कहता है कि ये डेटा सही नहीं है, तो वो अपना डेटा दूसरा कलेक्ट करना चालू कर देता है। और इस तरीके से आपने देखा होगा कि फील्ड में एक ही डेटा 4-5 एजेंसीज सेम होती हैं, वो अलग अलग तरीके से इकट्ठा करता है। क्यों? क्योंकि हमें एक तरीके से जब डेटा इकट्ठा किया गया है उसके ऊपर विश्वास नहीं है। तो ये हमारा, चूंकि मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि एज ए MIS इंचार्ज, एज ए प्रोग्रामर, मुझे लगता है कि हमारी ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो डेटा है वो रिलायबल हो और वैलिड हो। तो जो डेटा, अगर डेटा, कोई भी व्यक्ति जब ये सोचेगा कि ये डेटा जो है वो रिलायबल और वैलिड है, तो वो उसको यूज कर पाएगा। तो इसके लिए जरूरी होता है कि जो हम डेटा का एनालिसिस करें, पहले हम डेटा को इकट्ठा करें, उसके बाद इस डेटा को एनालाइज करें। इसीलिए उसको हम कहते हैं कि हमारे पास की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPIs हमारे पास होना चाहिए। और समग्र शिक्षा में इसीलिए एक रिजल्ट फ्रेमवर्क बनाया गया है कि क्या हमारा इंडिकेटर्स हैं जो कि रिजल्ट के रूप में काम करेगा। रिजल्ट का मतलब होता है कि आज जब 2018 में है तो हमारी सिचुएशन क्या है, और 2020 में हमारी, या 2030 में हमारी क्या स्थिति होगी। अब नई शिक्षा नीति ने भी हमें एक अलग तरीके के लक्ष्य दिए हैं। तो जो मैंने बताया आपको कि समग्र शिक्षा जो है वो उस तरीके से अपने गाइडलाइन में और जो अपना लक्ष्य है उसमें चेंज करेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए हमारा लक्ष्य है कि हमें यूनिवर्सलाइजेशन एक्सेस करना है सेकेंडरी एजुकेशन पर। तो वो लक्ष्य कितना होगा, किस राज्य को कहाँ तक पहुंचेगा, राज्य किस स्थिति में है, तो वो सब विश्लेषण हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर करने की जरूरत है। ये बात आपको एक स्लाइड दिख रहा होगा जो अभी हमने बात किया है कि रिजल्ट बेस में, जब हम रिजल्ट बेस्ड प्लानिंग करते हैं तो उस रिजल्ट बेस में उसकी जो भाषा है, सबसे पहले उस भाषा को हमें समझना होगा। आपको यहाँ पर जो पहला कॉलम है उसमें वर्ड दिख रहे हैं, नीचे से मैं चालू कर रहा हूं। सबसे पहले होता है इनपुट। जब इनपुट दिया जाता है, इनपुट के आधार पर कोई ना कोई एक्टिविटी होती है। तो दूसरा आप देखेंगे ये एक चेन है, इसीलिए इसको बोला जाता है रिजल्ट चेन। ये परिणाम आपको अचीव करना है तो उसके लिए चेन होता है। यानी आप, हम इनपुट देते हैं, अब वो इनपुट चाहे फाइनेंशियल हो, ह्यूमन हो, मटेरियल का रिसोर्सेज हो, तो जो भी हम रिसोर्सेज देते हैं या कोई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं प्लानिंग के लिए, तो वो हमारे इनपुट कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी हम यहाँ पर एक वर्कशॉप कर रहे हैं, वर्चुअल वर्कशॉप कर रहे हैं, तो इस वर्कशॉप में हमने क्या इनपुट दिया है, हमने एक रिसोर्स पर्सन आइडेंटिफाई किया है, उनका टाइम लिया है। क्योंकि हर एक व्यक्ति का टाइम इंपॉर्टेंट होता है, तो हमने इसमें रिसोर्स पर्सन आइडेंटिफाई किया, रिसोर्स पर्सन का टाइम लिया, प्लस हमने जो पार्टिसिपेंट्स है उनका टाइम लिया। आज अभी करीब करीब हम मान लीजिए 300 के ऊपर लोग यहाँ पर हैं, तो 300 लोगों का टाइम अगर 3 घंटा है, 3 घंटे का आज प्रतिदिन हम कर रहे हैं, तो 300 इंटू 3 मतलब 900 मैन आवर्स हमने इसके अंदर इनपुट्स हमने दिया है। प्लस हमने इसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया है। हमने, चूंकि वर्चुअल मोड हम यूज कर रहे हैं, तो इसमें हमने टेक्नोलॉजी का यूज किया है। ऐसे आप देखिए कि हर एक जब एक्टिविटी आप करते हैं तो उसके अंदर हम कोई ना कोई इनपुट्स देते हैं। मान लीजिए स्कूल का बिल्डिंग बना रहे हैं, तो स्कूल की बिल्डिंग के लिए हम वहां पर इनपुट दे रहे हैं। जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कर रहे हैं उसके लिए हम इनपुट दे रहे हैं, वहां पर मटेरियल के लिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए पैसा दे रहे हैं। हम वहां पर एक टीचर अपॉइंट किए हैं, उस टीचर की सैलरी हम दे रहे हैं। तो ये सब हमारे इनपुट के अंदर आते हैं। तो अगर हम इनपुट दे रहे हैं और उस इनपुट के माध्यम से हम एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी इसको इस भाषा ये कहा जाता है कि हमने इनपुट को एक्टिविटी में कन्वर्ट किया। और जब एक्टिविटी होती है तो उस एक्टिविटी का जो पर्पस होता है, हर एक कोई एक्टिविटी करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि उस एक्टिविटी से कुछ आउटपुट निकले। जैसे ये जो आज हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं, हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, हम ओरिएंटेशन कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के और ब्लॉक के, डिस्ट्रिक्ट के प्रोग्रामर्स का और ब्लॉक के MIS कोऑर्डिनेटर का। ये हमारी एक्टिविटी है। मैंने आपको बताया कि इस एक्टिविटी के लिए हमने रिसोर्सेस
जुटाए मतलब। अब इसका हमारा आउटपुट क्या निकलेगा? हमारा उसका आउटपुट ये निकलेगा कि जो लोग हैं 300 से ज्यादा जो लोग हैं उनकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी, उनके काम करने का तरीका बदलेगा। अगर ये होता है तो ये एक्टिविटी सफल है, ये इनपुट जो है वैल्यू है। अगर ये नहीं होता है और अगर मान लीजिए कि ये हमने किसी तरीके से इस एक्टिविटी को सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया, यानी हमारे इनपुट के अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी रही, तो इसका मतलब है कि जो हम आउटपुट चाहते थे वो आउटपुट उस तरीके से नहीं निकलेगा। और अगर आउटपुट नहीं निकलेगा तो जो इसके पीछे उद्देश्य क्या था, क्यों हम चाहते हैं कि ये आप लोगों की कैपेसिटी बिल्ड हो? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप बच्चों के लिए, जो डिप्राइव्ड बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छा प्लान तैयार कर सकें। आप उस तरीके से आप अपनी जो प्लानिंग है उसमें बदलें। तो अगर आपका इस वर्कशॉप के बाद या और भी जो सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स हम करेंगे, उस वर्कशॉप का अगर जो आप समग्र शिक्षा का प्लान बना रहे हैं उस प्लान को बनाने में आपको मदद मिलती है और उसके आधार पर अच्छा प्लान बनता है, और उसके प्लान के आधार पर फिर जो हमारे इंडिकेटर्स हैं उसमें कोई बदलाव आता है, तो हमारा ये एक्टिविटी में जो आज हम कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज हमने इन्वेस्ट किए हैं उसका फायदा होगा। दूसरा एक बात और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने पहले इनपुट दिए, फिर हमने एक्टिविटी किया, एक्टिविटी के आधार पर आउटपुट निकला। आउटपुट का मतलब ये होता है कि रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या निकला। रिजल्ट क्या होता है? या तो कोई प्रोडक्ट होता है, क्योंकि हम तो फैक्ट्री में काम नहीं करते। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री होती है, कोई कपड़ा फैक्ट्री है, कपड़ा बना रही है, तो वो क्या करेगी? कुछ लेबर्स को लाएगी, कुछ मशीनों को लेके आएगी, कपास लेके आएगी, और उस कपास के माध्यम से कुछ प्रोसेसिंग एक्टिविटी करेंगे और उसके माध्यम से प्रोडक्ट निकलेगा कि आज हमने इतने 1000 मीटर कपड़ा बना दिया। लेकिन हमारे पास हम इस तरीके का तो प्रोडक्ट नहीं है, हम सर्विसेज दे रहे हैं। तो हमारा क्या होता है, हम सर्विसेज, यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है वो एक सर्विस के रूप में निकलेगा कि लोगों की कैपेसिटी स्ट्रेंथन हुई, लोगों के बिहेवियर में चेंज आया। ये सब रिजल्ट की बात होती है। तो जब भी हम काम करें तो इसमें हमेशा इस बात को कहा जाता है कि आप जब कोई भी एक्टिविटी करें तो उसका आपके सामने एक उद्देश्य होना चाहिए, एक आउटपुट क्लियर होना चाहिए कि कितने लोग कहाँ पर कैसे वो उस एक्टिविटी को करके वो उस आउटपुट तक हम पहुंचेंगे। जब हम एक बात और यहाँ पर जोड़ूंगा कि एक ही आउटपुट के लिए हमें कई एक्टिविटीज करना होती है। ऐसा नहीं है कि एक इनपुट दिया और उस एक इनपुट से जो है आउटपुट निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमें एक चेन बनानी होती है कि काफी सारी एक्टिविटी करते हैं तब जाकर के एक आउटपुट निकलता है। और काफी सारे आउटपुट हम करेंगे, काफी सारे आउटपुट के लिए हम काम करेंगे, तब जाकर के हमारा यहाँ पर आउटकम निकलेगा। आउटकम का मतलब होता है कि हम लोग एक मिड टर्म इफेक्ट देखना चाहते हैं कि लोगों के क्या जो में हमने काम किया है उससे लोगों के स्थिति में कोई बदलाव आया है। अल्टीमेटली जो हमारा जो आउटकम है, जो हम चाहते हैं वो क्या चाहते हैं कि क्या लोगों के जो स्थिति है उसमें बदलाव आया है। हम क्यों काम कर रहे हैं, हमारा जो अल्टीमेट उद्देश्य क्या है कि हमने देखा नई शिक्षा नीति में और समग्र शिक्षा में भी कि एक्सेस बढ़ना चाहिए। क्या जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं उससे, अगर हम सेकेंडरी लेवल की बात करें तो क्या सेकेंडरी लेवल पर हमारा एक्सेस बढ़ा है, क्या जो बच्चों का लर्निंग लेवल से वो बढ़ा है। ये हमारे मेजर आउटकम है। हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हम दर्जनों एक्टिविटी करते हैं, सैकड़ों एक्टिविटीज करते हैं, उन सब एक्टिविटी का अल्टीमेटली कहां फर्क पड़ता है? बच्चों के एक्सेस पर और बच्चों के लर्निंग लेवल पर। तो हमें यह देखना होता है कि हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उसके माध्यम से हम जो भी आउटपुट अचीव कर रहे हैं, अल्टीमेटली हमारा जो उद्देश्य था उस उद्देश्य को हमें प्राप्ति की या नहीं है। ये बात जरूर है कि जो आउटकम है उसको अचीव करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 साल 2 साल 3 साल, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये मीडियम टर्म होता है, यानी लॉन्ग टर्म में होता है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने आपका प्रशिक्षण किया और कल उसका आउटकम निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता आउटकम्स में। क्योंकि एक एक्टिविटी की है हमने, ऐसी कई एक्टिविटीज होंगी तब कहीं जाकर के आपके जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है, काम करने का तरीका है, उसमें बदलाव आएगा। तो ये
आउटकम जो हमने बात कहा, जो कहा जाता है कि रिजल्ट बेस्ड, और अल्टीमेटली इम्पैक्ट की बात आती है, और इम्पैक्ट हायर लेवल होता है, उसका डायरेक्ट हमारे से संबंध नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारा फर्क होता है। जैसे कि आज हम बच्चों को और इन सबको क्यों शिक्षित करना चाहते हैं, क्यों उनके एक्सेस करना चाहते हैं, ताकि इसके माध्यम से उनके जो आर्थिक स्तर है वो उनका आर्थिक स्तर बढ़े। तो यहाँ पर आप जब देखते हैं कि जैसे फैमिली की पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी हो, वो कब बढ़ेगी कि जब बच्चे एजुकेटेड होंगे, है ना। तो वो सारा का सारा एक साइकिल होता है। तो ये इम्पैक्ट जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, बहुत समय उसके अंदर लगता है, और एक बिग पिक्चर होती है। हम एक अच्छा सिटीजन डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो पूरा का पूरा एक चेन होता है जिसको हम रिजल्ट चेन कहते हैं। हम लोग जहां पर हैं, ये पहली जो दो एक्टिविटी है, इनपुट देना और एक्टिविटी करना, हमारा कर्तव्य है। और उसके माध्यम से हम ये इस तरीके का प्रयास करें कि एक्टिविटी इस तरीके से करें जिसको बोलते हैं कि इफिशिएंटली करें, इफेक्टिवली करें, ताकि हमें आउटपुट की अचीव हो। और आउटपुट अगर हमारा सही तरीके से अचीव हुआ तो हम रिजल्ट तक पा जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो हम रिजल्ट बेस की बात करते हैं, काफी डिटेल में भी और भी हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर हम संक्षेप में कहें कि हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हम ये सोचें एक्टिविटी करने के पहले कि इस एक्टिविटी से हमारा कौन सा उद्देश्य, कौन सा आउटपुट हम अचीव करेंगे, और इस तरीके से उसको करें कि वो आउटपुट हमें मिले। अगर हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं उस एक्टिविटी में जितनी कमी रहेगी, हमारा आउटपुट उतना कम रहेगा। आज अगर हम एक कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर हम अच्छे रिसोर्स पर्सन को नहीं लाएंगे, अच्छा मटेरियल डिलीवर नहीं करेंगे, अच्छी तरीके से उसको ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, तो जो हमारा आउटपुट हमने सोचा था वो आउटपुट नहीं हो पाएगा। तो ये पूरा का पूरा हमें ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर अभी हम इसी चीज को थोड़ा सा दूसरे तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं कि दो चीज यहाँ पर होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा जो उद्देश्य है, हम जो काम करते हैं वो इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं, और उस इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करते हैं, एक्टिविटी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके लिए हम इनपुट देते हैं, इनपुट देकर के हम एक्टिविटीज करते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है वो कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि काम किस तरीके से करें, इसीलिए यहाँ पर पहला जो बॉक्स है इसमें आप देख रहे होंगे कि हाउ की बात कही गई है, कि हम एक्टिविटी कैसे कितनी अच्छी तरीके से करें कि वो जो आउटपुट है वो हमारा अचीव हो जाए। और उसके बाद जो सेकंड है व्हाट, यानी इसमें हम ऑपरेशनल रिजल्ट्स की बात करते हैं कि जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं इसका हमें इमीडिएट रिजल्ट मिले। यानी आज अगर हम यहाँ पर ये प्रशिक्षण कर रहे हैं, तो उस प्रशिक्षण जब आप अभी सब प्लानिंग करेंगे तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि इस प्रशिक्षण के बाद जो मैं पहले प्लानिंग कर रहा था, पहले जो मेरा सोच था, उसमें और इसमें बदलाव आया है। अगर आपके सोच में बदलाव आएगा तो निश्चित रूप से जो आप प्लान तैयार करेंगे या उसको जो इंप्लीमेंट करेंगे उसके अंदर उसका बदलाव आएगा। इसी तरीके से जब आप कहते हैं कि हम कहते हैं कम्युनिटी के लिए जब हम काम करते हैं, तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि कम्युनिटी के बिहेवियर में परिवर्तन आए। अगर कम्युनिटी के बिहेवियर में परिवर्तन नहीं आएगा तो हम कितना भी कर लेंगे, कितना भी हम काम करेंगे, हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये जो भी काम होता है, इसीलिए यहाँ पर बात कही गई कि एक तरीके से नहीं होता, इसके लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की जरूरत होता है। और दूसरा एक बात और ध्यान रखिए कि जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए एक सेक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, उसके लिए हमें अलग अलग तरीके से मल्टी सेक्टर्स अप्रोच लानी पड़ती है। अगर अलग अलग सेक्टर्स कोऑर्डिनेट करके काम नहीं करेंगे तो भी हम रिजल्ट अचीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो हमारी समस्याएं हैं, अगर उस लक्ष्य की हम प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए एक सेक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, उसके लिए काफी सारे सेक्टर्स को मिलकर के काम करना पड़ता है। उदाहरण के लिए कि अगर एक उदाहरण यहां पर मैं देना चाहूंगा कि अगर अलीराजपुर है या झाबुआ है या बड़वानी है, आप सबको पता है कि इस उन जिलों की समस्या क्या है। उन जिलों की समस्या यह है कि काफी सारे परिवार एक पर्टिकुलर टाइम में माइग्रेट हो जाते हैं, वो गुजरात के अंदर चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके पास लाइवलीहुड ऑप्शंस नहीं है। अगर हम किसी सेक्टर के साथ काम करें और उसी जिले के अंदर हम लाइवलीहुड के ऑप्शंस इंक्रीज करने का काम अगर गवर्नमेंट करेगी तो निश्चित रूप से क्या होगा, माइग्रेशन रेट कम होगा। जब माइग्रेशन रेट कम होगा तो क्या होगा कि हमारा जो बच्चे हमारे स्कूल में नाम होता है उनका, लेकिन वो कुछ समय के बाद छोड़ करके माइग्रेट होकर के
पड़ोसी राज्य में चले जाते हैं वो नहीं जाएंगे। तो ये उदाहरण है, इस तरीके से कई होते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा ऑर्फन है तो उस ऑर्फन के लिए हमारे पास सोशल प्रोटेक्शन की स्कीम होना चाहिए ताकि वो बच्चा जो है कंटिन्यू एजुकेशन को कर सके। तो इसलिए यहाँ पर हम बात कही गई है कि जो भी हम प्लानिंग करें वो इंटर सेक्टर मिलकर के करना चाहिए। इसीलिए कल एक हम सेशन करेंगे जिसमें हम कैसे इंटर सेक्टर अलग अलग जो सेक्टर्स हैं वो कोऑर्डिनेट होकर के काम कर सकें। तो ये जो अल्टीमेट जैसे हमने कहा कि हमारा जो उद्देश्य है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, हम जो भी काम करते हैं उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। अगर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में एजुकेशन की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं उदाहरण यहाँ पर लेता हूँ शिक्षा का। शिक्षा का क्या महत्व होता है आप सब जानते हैं, और उसका जो दूसरा जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है वो कहाँ पर फर्क पड़ता है, हेल्थ सेक्टर के अंदर पड़ता है। अगर आप देखेंगे हेल्थ सेक्टर के जितने भी इंडिकेटर है वो शिक्षा से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से न्यूट्रिशन के जो इंडिकेटर है, बच्चों का स्वास्थ्य है, बच्चों का स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं उसकी माता है, उसकी माता की एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। तो एजुकेशन जो है ना केवल हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि दूसरे सेक्टर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर करता है। हम देखें, अगर आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के जो डेटा देखें और उसमें अगर आप देखें कि जो परिवार जिसमें माता 8वीं पास है और जो ऐसा परिवार जिसमें माता 12वीं पास है और ऐसा परिवार जिसमें माता ग्रेजुएशन है, उनके बच्चों के जो हेल्थ इंडिकेटर हैं उसमें बहुत ही फर्क होता है। और जो बिल्कुल इलिटरेट हैं उनकी जो इंडिकेटर्स हैं उसमें बहुत परिवर्तन, अलग स्थिति होती है। तो जो एजुकेशन लेवल है उसका बहुत महत्वपूर्ण होता है और यही हमारा एजुकेशन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है कि हम लाइवलीहुड में कंट्रीब्यूट करते हैं, हम बच्चे की जो सोशल स्टेटस है, जो सोशल इंडिकेटर्स हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग काम करते हैं। तो इसीलिए हम जब हम हमारा यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है और इसीलिए हम कहते हैं कि हमें सेक्टर एनालिसिस करना चाहिए, यानी हमें अपने दूसरा मैं यहाँ पर बिल्कुल उसको कोई बिना किसी लाग लपेट के बिल्कुल कहना चाहूंगा कि हमारा जो एनालिसिस है वो केवल समग्र शिक्षा की जो टेबल्स हैं 20, 30, 25 जो भी टेबल हैं उन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि हम पूरे आंकड़े को, पूरे सिस्टम को अच्छी तरीके से नहीं देखते हैं और हम ये सोचते हैं कि अगर हमने 28 टेबल तैयार कर ली प्लानिंग की तो हमारा काम हो गया। लेकिन साथियों होता यह है कि उन 28 टेबल से हमें पूरी कंप्लीट पिक्चर नहीं मिल पाती है। तो हमारा ये रिक्वेस्ट रहता है कि हमें बियॉन्ड उन 28 टेबल के जितने भी की इंडिकेटर्स हैं उसका कहीं ना कहीं हमें विश्लेषण करने की जरूरत है। तो यहां पर यह बात कही गई है कि हमें प्रत्येक इंडिकेटर की जो स्थिति है उसका हमें असेस करना होगा। एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप असेस करेंगे अपने स्थिति को। उससे आपको क्या पता चलेगा कि आप स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पता कर सकते हैं। आप क्या ये स्थिति क्यों है, अगर किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ट्रांजिशन रेट अगर कम है, बाकी सब जगह 90% से ऊपर है लेकिन एक पर्टिकुलर ब्लॉक है उसके अंदर 70% है, तो उस ब्लॉक के लिए हम क्या करें? तो हमें सोचना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, कि भाई वहां पर क्या स्कूल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, क्या वहां पर कोई इकोनॉमिक लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है। तो उस तरीके से हमें कहीं ना कहीं, इसीलिए जो आपकी कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब आपकी मीटिंग होती है तो उसके अंदर अन्य डिपार्टमेंट के लोगों को भी बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? ताकि हम अपनी समस्या रखें कि भैया यहाँ पर ये इसी तरीके का समस्या है, कैसे हेल्थ डिपार्टमेंट मदद कर सकता है, कैसे वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट मदद कर सकता है, कैसे उसके अंदर जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है वो हमारी मदद कर सकता है। तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जितने भी की परफॉर्मेंस हमारे इंडिकेटर्स हैं जिनकी लिस्ट आगे आपको मिलेगी उनका हम विश्लेषण करें, उनका एक ट्रेंड देखें, और जो कल हमने चर्चा की थी कि उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, उनका ट्रेंड क्या है और इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहां पर उसमें कमी है। अगर हम इस तरीके का करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा लक्ष्य है कि हमें हर एक बच्चे तक पहुंचना है, हर एक बच्चों को एक्सेस देना है और उसके लिए क्वालिटी के लिए काम करना है, वो हम कर पाएंगे। ये प्रेजेंटेशन आपको ऑलरेडी जो कल लिंक दिया था उस लिंक के अंदर है, जो सोर्स हैं हमारे जो हमने ऑलरेडी चर्चा किए हैं
काफ़ी सारे हम लोग यूडाइस प्लस पे काम करते हैं। उसके अलावा भी अगर आपके पास स्टेट लेवल लर्निंग अचीवमेंट सर्वे है, उन पे आप बात कर सकते हैं। प्लस दूसरे जो भी सर्वे आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, उनको आप देख सकते हैं, उस पर आप काम कर सकते हैं। ये कल हमने यहाँ पर बात किया। ये इंडिकेटर्स हैं, ये लिस्ट है, काफ़ी बड़ी लिस्ट है, आप इसको देख लीजिएगा। और हो सकता है कि ब्लॉक के साथियों के को लिमिटेड डेटा मिले, क्योंकि ब्लॉक लेवल पर हमारे पास डेटा नहीं मिलता है। आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जरूर काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हमें मिल जाते हैं, तो उनको हमें देखने की ज़रूरत है। सेंसस का डेटा भी आजकल पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। सेंसस का डेटा बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसके माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर बच्चों का एजुकेशन का स्टेटस क्या है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कभी सेंसस के डेटा को एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से उस तरीके से देखा हो। जनरली हम सेंसस के डेटा की बात करते हैं तो लोग केवल लिटरेसी रेट देखते हैं। लिटरेसी रेट अच्छा चीज है और सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर है, ये बात सही है, लेकिन जो हमारे एजुकेशन से जो संबंधित जो डेटा है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तक अवेलेबल है, हमें 3 डेटा सेंसस के देखना चाहिए, जो कि मैंने बताया आपको कि ऑलरेडी सेंसस की वेबसाइट पर है। हमें लेबर का डेटा देखना चाहिए। हमें वहां से पता चलेगा कि इस हमारे जिले के अंदर किस तरीके के जो लोग हैं, जो लेबर में बच्चे लगे हैं, जो हमारा एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप के भी वाइज आपको वहां पर सूचना मिलेगी। इसी तरीके से हम मैरिज का डेटा देखें कि 10 साल से लेकर के, शायद मुझे पता नहीं कि पहले हमने इसको कहीं आपके सामने प्रेजेंट किया या नहीं किया, लेकिन हम बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमारे यहाँ पर जो विवाह है उनकी स्थिति क्या है 10 साल से लेकर के, और हमारा चूंकि 18 साल तक का एज ग्रुप है, 10 साल से 18 साल तक के बीच में कितनी मैरिजेस हुई हैं, ये एनएफएचएस में भी ये डेटा आता है और डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा आता है। अभी ये महत्वपूर्ण है, तो हमें उस डेटा को हमारे लिए देखना जरूरी है कि हम उसको देखें। तो ये इस तरीके के इंडिकेटर्स हैं जिसको हमें देखना होता है। तो ये इंडिकेटर्स की लिस्ट है एक तरीके से। इनमें से काफी सारे इंडिकेटर्स को आप लोग जानते होंगे और काफी के बारे में नाम सुना होगा आपने। विशेष रूप से आपने कहीं को कैलकुलेट भी किया होगा, जैसे कि ये फ्लो रेट आप जो करते हैं, प्रमोशन रेट, रिपीटिशन रेट, ड्रॉप आउट रेट, रिटेंशन रेट, ये सब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हम थोड़ा सा, चूंकि हमारे पास समय की कमी है, तो हम हर इंडिकेटर पे बातचीत नहीं करेंगे। मैं पहले एक इंडिकेटर आपको बताऊंगा राज्य स्तर पे एनालिसिस करके रिटेंशन रेट का, और उस रिटेंशन रेट के बाद उसका किस तरीके से विश्लेषण करते हैं, और उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ सेशंस कि कैसे, अगर हमारे पास यूडाइस का, चूंकि अभी हमारा उद्देश्य यूडाइस का है, तो यूडाइस के डेटा को हम कैसे विश्लेषण करें। आप लोग वर्षों से उसको कर रहे हैं, बट फिर भी थोड़ा सा आप लोगों को सहयोग देने के लिए हम लोग कुछ टेम्पलेट्स वगैरह तैयार किए हैं, वो हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। ये कुछ टीचर्स और उससे रिलेटेड है, मैं ज्यादा अभी इस पे बात नहीं करूंगा। तो ये लिस्ट आप लोग एक बार देख लीजिएगा, और अगली जब हम एक रिव्यू वर्कशॉप होली के बाद 1 घंटे की रखेंगे, उसमें अगर आपका कुछ मुद्दा होगा तो हम उसके हिसाब से इसको प्लान कर सकते हैं। तो मैं अपनी बात को यहाँ पर रोक रहा हूँ, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हम उस पर चर्चा जरूर कर सकते हैं। कोई भी साथी जो अभी तक हमने चर्चा किया है उस पर अपना कोई बात कहना चाहें, कुछ विचार रखना चाहें, कुछ क्लेरिफिकेशन चाहिए, कुछ सप्लीमेंट्री अगर आपके मन में प्रश्न हो। कोई भी साथी, 350 साथी हैं हमारे पास, 350 लोग हैं। सर आवाज नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने सबको म्यूट करने का परमिशन दिया है, तो अगर कोई साथी बोलना चाहे तो बोल सकते
हेलो सर। हाँ जी, अपना परिचय दीजिएगा और उसके बाद जी मैं संदीप शर्मा, जी संदीप जी आप MIS ब्लॉक आउट। ब्लॉक ऑल ठीक है। जी बताइए संदीप जी। जी सर, अभी सर अभी जो अभी टेबल आप बताए थे लर्निंग इंडिकेटर की। जी संदीप जी आपकी हेलो। आवाज, हाँ आपकी आवाज थोड़ा कट रही है या धीरे आ रही है, मतलब संदीप आप बोलते रहिए, आपकी आवाज आ जी जी। रही है, थोड़ा रुक हाँ रुक बोलिए। कर, मगर आप बोलते रहिए, रुकिए मत। नहीं संदीप आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। हाँ सर, नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं, ठीक है अगर है तो। और कोई साथी और कोई साथी अपनी बात कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, मैं संतोष साहू बोल रहा हूँ, ब्लॉक हाँ जी। घाटीगांव, डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर से। हाँ जी बोलिए। जी सर, मैं ये कह रहा था, जो भी इंडिकेटर्स रहते हैं, जो भी टेबल्स रहती हैं, इनका डाटा हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ज्यादातर मिल पाता है। अगर जी इसका ब्लॉक लेवल पर डाटा हमें थोड़ा मिल पाए, ब्लॉक से फिर JS के लेवल पे हमें इसके इंडिकेटर्स मिल पाए तो ज्यादा बेटर रहता है सर। नहीं बिल्कुल संदीप जी, जैसे मैंने खुद ने भी अपनी बात में कहा कि केवल हमारे पास ब्लॉक और उससे नीचे के लिए एक ही डेटा सोर्स होता है, वो यूडाइस है। उसके अलावा जो दूसरे जितने भी सोर्सेज हैं, वो सोर्सेज ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट लेवल का ही डेटा देता है। तो हम आमतौर पर ये कहते हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो सिचुएशन है वो भी एक समान नहीं होता है। जैसा कि कल मैंने उदाहरण दिया था कि अगर बड़वानी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बड़वानी का पाती ब्लॉक का सिचुएशन जो है वो बड़वानी का जो बड़वानी ब्लॉक है उससे बिल्कुल अलग होगा। लेकिन अगर जरूर हम ये संभव नहीं होता है कई सारे इंडिकेटर कि हम ब्लॉक लेवल तक जनरेट करें, लेकिन एक आपको एक इंडिकेशन देता है। और आपको ये पता है कि मान लीजिए कोई एक नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के डेटा से हमारे ये पता चलता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट की ये सिचुएशन है, तो निश्चित रूप से हम ये पता कर सकते हैं कि मेरे ब्लॉक का लगभग स्थिति इससे कमजोर होगा या अच्छा होगा। मैं ठीक है, तो अजम्पशन हम कर सकते हैं। और निश्चित रूप से ये बात मैं सहमत हूँ कि काफी सारे डेटा हैं इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है बट क्योंकि एक सर जी हमें JS के लेवल पर समीक्षा करनी होती है तो ज्यादातर डाटा JS के लेवल पर उपलब्ध ही नहीं हो पाता है। नहीं, लेकिन जो देखिए क्या होता है कि हर डेटा का अपनी एक सीमा होती है। तो जो डेटा आपको, जैसे उदाहरण के लिए आपने जो कहा कि आपके जो जन शिक्षा है, जो भी आपके यहाँ क्लस्टर को बोलते हैं मतलब, तो उसका आप वो इंडिकेटर लीजिए। जैसे मान लीजिए आप ये इंडिकेटर लीजिए कि भाई एनरोलमेंट का ट्रेंड किस तरीके से बढ़ा, आपका जो टीचर्स का अवेलेबिलिटी का ट्रेंड क्या है, आपके यहाँ पर जेंडर गैप की सिचुएशन किस क्लस्टर में किस तरीके का है। तो वो इंडिकेटर काफी सारे, इवन अगर आप ब्लॉक लेवल पे और ब्लॉक को क्लस्टर लेवल पे भी देखने जाएंगे तो आपको काफी सारे इंडिकेटर ऐसे मिलेंगे जो आप अपने क्लस्टर लेवल पे देख सकते हैं। मतलब आप अगर ब्लॉक लेवल पे काम कर रहे हैं तो आप ब्लॉक लेवल पे से नीचे उसको क्लस्टर लेवल पे देख सकते हैं। सिंपल उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि आप ये देख सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए एनरोलमेंट है हमारा, और एनरोलमेंट के अंदर हम ये देखना चाहते हैं कि इक्विटी पर्सपेक्टिव से कि बॉयज और गर्ल्स का क्या सिचुएशन है। हम वहां पर जो हमारे इंडिकेटर होते हैं नेट एनरोलमेंट रेट, मैं 1 मिनट म्यूट कर रहा हूं सबको। ओके, तो वहां पर हम उन इंडिकेटर्स को नहीं देख सकते, लेकिन हम क्या देख सकते हैं कि जो रेशो है बॉयज का और गर्ल्स का वो क्या है। आपको किसी क्लस्टर में मिलेगा कि 500 लड़के हैं और 100 लड़कियां हैं, किसी क्लस्टर में मिलेगा कि 500 लड़के हैं और 400 लड़कियां हैं या 350 लड़कियां हैं। तो इसका मतलब है कि जो क्लस्टर है जहां पर लड़के और लड़कियों की जो रेशियो है उसके अंदर कमी है, तो उस क्लस्टर में हमें उसके लिए काम करने की जरूरत है। तो जो डेटा आपके पास अवेलेबल है उसके आधार पर भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो जी हमें सर। उस इंडिकेटर को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आप जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रीय स्तर पर हम या राज्य स्तर पर हम एनरोलमेंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं,
वो कैलकुलेशन आप वहां पर नहीं कर सकते, क्योंकि उस तरीके का आपको पास कैलकुलेशन के लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप ड्रॉप आउट रेट की जो आप बात करते हैं, तो वो ड्रॉप आउट रेट्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने ब्लॉक लेवल पर। उससे नीचे भी आप उसको देख सकते हैं कि अगर बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है, हम जनरली कहते हैं कि रिटेंशन रेट ब्लॉक लेवल से नीचे नहीं करना चाहिए, बट आप उसको देख सकते हैं अगर आपके यहाँ पर एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर तक मूव नहीं होता है। जी सर, जी सर, जी थैंक यू सर। ये सेंसस डेटा के बारे में लोग कह रहे हैं कि स्टेट प्रोवाइड द सेलेक्टेड सेंसस डेटा फॉर वर्क इन डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक। देखो आजकल जमाना पूरा का पूरा ऐसा है कि हर चीज पब्लिक डोमेन में है, आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं। आप सेंसस की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपको सारी की सारी टेबल मिल जाएंगी। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट के साथी हैं और जो ब्लॉक के साथी हैं, सेंसस की एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको बोलते हैं प्राइमरी सेंसस हैंडबुक। मैं चैट पे यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको आप जरूर देखिए। उसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट की आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पूरी सिचुएशन आपको वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट की मिलेगी कि क्या स्थिति है, लिटरेसी रेट क्या है वहाँ का, है ना। और एक होता है पीसीए, उसमें आपको विलेज वाइज इंफॉर्मेशन मिलता है सेंसस। आप मैं तो और आप विलेज वाइज देख सकते हैं। और आमतौर पर हम ये कहते हैं कि जिस गांव की या जिस ज्योग्राफिकल एरिया की लिटरेसी रेट कम है, इसका मतलब है कि उस एरिया वो एरिया सबसे ज्यादा पिछड़ा है। आप ये काम भी कर सकते हैं कि आप जो मैंने बताया आपको कि जो प्राइमरी सेंसस जो एब्स्ट्रैक्ट है, उसको आप विलेज वाइज है, आपके पास ब्लॉक में 100 गांव है या 150 गांव है, उसको आप क्लस्टर वाइज अरेंज कर लीजिए, और आपको पता लग जाएगा कि किस क्लस्टर की लिटरेसी रेट क्या है। तो सेंसस का डेटा जरूरी नहीं है कि हमारे दीपक भाई दें, ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में ये अवेलेबल है, आप इसको एक्सेस कर लीजिए। आप सेंसस लिख दीजिए, सेंसस 2011 गवर्नमेंट का सेंसस का वेबसाइट आ जाएगा, वहां पर आपको डेटा मिल जाएगा पूरा का पूरा। अगर किसी को दिक्कत है तो वो मुझे भेज सकता कह सकता है कि आपको वो डेटा नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको उसको लिंक भेज दूं। अभी भी मैं आपको इसका सेंसस का डेटा जहां पर अवेलेबल है उसका मैं लिंक आपको शेयर कर सकता हूं, तो आप उसको आराम से यूज कीजिए। क्योंकि सेंसस का जो डेटा है वो हमारे लिए एक इंडिकेट करता है कि मेरे यहाँ पर कौन सा एरिया पिछड़ा हुआ है, कौन सा डेटा मेरा कौन सा कौन सा एरिया अच्छा है, वो सारी की सारी हमें एक जानकारी यहाँ पर हमें देता है। तो ये प्लीज आप थोड़ा सा इसको यूज कीजिए। पहले तो सेंसस का डेटा आप लोग आराम से आपको मिल सकता है। ये कैसे, किसी ने कहा कि समटाइम जेएसके इंडिकेटर्स इन यूडाइज बिकॉज समटाइम स्कूल 1 जेएसके कम अंडर 2 we send report to district only JSK level indicators in UDIs because sometimes schools of 1 JSK comes under 2। ये दीपक जी ये कैसे हो सकता है? ये क्या, ये जो विजय लिख रहे हैं, ये कुछ लिख रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। विजय आप बात बताएंगे आप? संकुल, ओके, डीडीओ में ओके 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 ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास रॉ डेटा होना चाहिए, स्कूल वाइज डेटा होना चाहिए, तो ही वो आप उसको डिसएग्रीगेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम अभी चर्चा करेंगे कि कैसे आप स्कूल वाइज डेटा निकाल सकते हैं। ठीक है, और कोई साथी अपनी बात कहना चाहे? अदरवाइज फिर मैं एक जो उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, उस उदाहरण पर मैं आ जाऊंगा। दीपक जी बताइए, आगे बढ़े या कोई साथी बोलना चाहता है? सर मेरे ख्याल से सर कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले जो मैंने बताया था कि मैं आपके सामने जिस इंडिकेटर को प्रेजेंट करूंगा, उस इंडिकेटर का नाम है रिटेंशन रेट। ये सबसे हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर होता है। रिटेंशन रेट का मतलब ये होता है, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम
इसको लेवल वाइज देखा जाता है। सबसे पहले तो लेवल मतलब एजुकेशन लेवल, प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब हमारे यहाँ क्या होता है, क्लास 5, एलिमेंट्री मीन्स क्लास 8 जिसको मिडिल भी हम लोग बोलते हैं, और प्लस सेकेंडरी मतलब क्लास 10। जब हम रिटेंशन कहते हैं, रिटेंशन का मतलब होता है कि प्राइमरी की अगर बात करेंगे तो उसका डिफाइन इस तरीके से किया जाता है कि क्लास 1 में कितने बच्चे भर्ती हुए थे, उनमें से कितने बच्चे कक्षा 5 में पहुंचे। यानी यदि आज हम 2021-22 में, अगर 2020-21 का हमारा सेशन चल रहा है, और तो हम ये देखेंगे कि 4 साल पहले यानी 2016-17 में कितने बच्चे कक्षा 1 में भर्ती हुए थे। 16-17 में कक्षा 1, 17-18 में कक्षा 2, 18-19 में कक्षा 3, 19-20 में कक्षा 4 और 20-21 में कक्षा 5। तो यानी 4 साल पहले कितने बच्चे कक्षा 1 में भर्ती हुए थे, उनमें से कितने बच्चे कक्षा 5 में पहुंचे। हमारा उद्देश्य क्या है, सभी बच्चे होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर आपका रिटेंशन रेट 100 से कम है तो इसका मतलब है कि बाकी बच्चे आपके ड्रॉप आउट हो गए, यानी वो उस लेवल को पूरा नहीं कर सके। वो उस लेवल के लिए आए थे लेकिन उस लेवल के आने से पहले ही वो ड्रॉप आउट हो। इसी तरीके से एलिमेंट्री लेवल का मतलब क्या है कि कितने बच्चे 7 साल पहले कक्षा 1 में भर्ती हुए थे, उसमें से कक्षा 8 में कितने बच्चे भर्ती हुए। और ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर है जो कि हमारे जिले की, ब्लॉक की, राज्य की शिक्षा की, स्वास्थ्य की स्थिति को बताता है। अगर ये इंडिकेटर उसकी स्टेटस को बताता है। अगर मैं वो शब्द यूज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जस्ट उदाहरण के लिए मैं उस शब्द का उपयोग कर रहा हूं कि हमें यह बताता है कि अगर रिटेंशन रेट कमजोर है, रिटेंशन रेट कम है, इसका मतलब वहां की शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उसके लिए हमें बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा और फिर हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य से कितना दूर है। अगर जो जिला, जो ब्लॉक, जो राज्य, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमने रिजल्ट चाहा है, उससे जितना दूर होगा उसका मतलब है कि उसके लिए उतना मेहनत करने की जरूरत होगी। तो अब थोड़ा सा उसको विश्लेषण करके हम देखते हैं, और मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे उस इंडिकेटर को मैं आपके सामने रखूंगा। तो ये इंडिकेटर की डेफिनेशन सबको क्लियर है। रिटेंशन रेट जिसकी हम अभी बात करने जा रहे हैं उसका डेफिनेशन सबको क्लियर है। ये एक ग्राफ देखिए जिसमें हमने प्राइमरी लेवल का, जो ये नीले रंग की लाइन आपको दिख रही है, ये पहली बात तो बताइए स्लाइड दिख रहा है सबको? दीपक जी स्लाइड दिख रहा है? ठीक है गणेश जी, स्लाइड दिख रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें 3 अलग अलग लेवल को हमने दिखाया है और एक पिछले कितने 13 साल का डेटा आपको यहाँ पर दिखाया है। तो मतलब एक पूरा का पूरा ट्रेंड। और मैं हमेशा कहता हूं कि ट्रेंड के लिए जितने साल का आपके पास डेटा होगा उतना अच्छा हमें यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिलती है। अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल का डेटा है, कम से कम ट्रेंड में हमारे पास 5 साल का डेटा तो होना ही होना चाहिए। कम से कम 5 डेटा पॉइंट हमारे पास होना चाहिए। तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर जब ये देख रहे हैं आप रिटेंशन रेट, एलिमेंट्री लेवल, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, क्या आपको देखने को मिल रहा है? कोई भी साथी बताएं। इस ग्राफ को पढ़ने से हमें क्या पता चल रहा है एक्चुअली? आठवीं कक्षा में ग्राफ होता है? सर प्राइमरी का रिटेंशन रेट बढ़ रहा है। हाँ, पहले ये डाउन हुआ है 2010-11 में, और फिर ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ और 1920 तक में ये 89.7 तक पहुंच गया, जो काफी अच्छा हुआ। हाँ, लेकिन एक चीज और आप देखिए कि 2011-12 से लेकर के 17-18 तक क्या हुआ? हाँ सर, ये
ना इंक्रीज हुआ, मतलब लगभग कांस्टेंट रहा, लगभग कांस्टेंट रहा, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि रिटेंशन के लिए जो हमने एफर्ट्स किए हैं, दो चीज हो सकती है। देखिए, डेटा के बारे में हम कहते हैं कि या तो हमारा डेटा में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, या दूसरा प्रॉब्लम यह है कि हमारी स्थिति वैसी वैसी ही है जैसी हमें डेटा में दिख रही है। तो जब भी हम डेटा देखते हैं तो हमें दोनों स्थितियों को देखना होता है कि कहीं मेरे डेटा में तो इश्यू नहीं है। जैसे अगर आप देखें यहां पर एलिमेंट्री लेवल पे, तो आपको क्या दिख रहा है? एकदम डेटा बढ़ा और फिर एकदम घटा। इसका मतलब क्या हुआ कि उस पीरियड में कुछ ना कुछ डेटा का इनकंसिस्टेंसी है। क्योंकि अगर आप देखें कि वापस ये 53 से बढ़कर के एकदम 78 हो गया और ये 53 से लेकर के 55 हो गया, तो इसका मतलब है कि ये इस डेटा को अगर हम नहीं माने और 53 से 55 ही मान लेंगे, तो इसका मतलब कि ये जो 2007-8 से लेकर के 11-12 10-11 तक का डेटा जो था वो इनकंसिस्टेंट हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि है, हो सकता है, उसको चेक करने की जरूरत है कि क्या ऐसा इश्यू हुआ। लेकिन आप देखेंगे यहां पर कि जो हमारा इंडिकेटर है वो या तो डाउन साइड में जाता है या इनकंसिस्टेंट, मतलब कांस्टेंट रहता है ना। जैसे अभी आपने कहा कि 2012-13 से लेकर के 17-18 तक, लेकिन अभी पिछले 2 साल में हम क्या देख रहे हैं? हर एक बढ़ रहा है, इंडिकेटर कि वो इंडिकेटर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। लेकिन पिछले 5-7 सालों में 5-7 सालों में जो स्थिति है वो हमारी सेम की सेम रही है। अगर हम इसका विश्लेषण करें तो हमें ये देखने की जरूरत है कि क्या जो हम रिटेंशन को इंप्रूव करने के लिए जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो हमारी सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही जी, है ना। तो ये एक ट्रेंड आपको देखता है। ये ट्रेंड क्या हमें करता है? सोचने को विवश करता है। अगर आप टेबुलर फॉर्म में होगा तो शायद हम लोग नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम जो ही यहाँ पर हमने देखा, तो अभी हमें क्या पता चल रहा है कि प्राइमरी लेवल पर 89 या रफली इसको अगर राउंड फिगर में कहें तो 90% हमारा रिटेंशन रेट है। इसका मतलब कोई मुझे समझाएगा? कोई भी साथी? अब मैं 90% कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? सर 90% बच्चे क्लास में ठहरे हुए हैं, मतलब जो बच्चे क्लास 1 में एडमिट थे जी, वो क्लास 5वीं तक पहुंचे, 90% बच्चे क्लास 5वीं तक पहुंचे। हाँ, इसका मतलब है कि 10% बच्चे क्या हुए? वही तो कह रहे हैं, वही इन्वर्टर लेके दो तू। जिन्हें अपने जिन्हें ध्यान दें, अपने माइक को म्यूट करें। 10% बच्चे क्या हुए? काम तो अपना है, मेरे को तो बात वही है, बैठ और आज या सीओ के पास सबसे ज्यादा फायदा यही है। हेलो, भाई साहब को ले जाके भाई मरवा देगा इसलिए भाई। तो इसका मतलब है कि 10% बच्चे जो हैं वो जो कक्षा 1 में भर्ती हुए थे वो हमारे कक्षा 5 तक नहीं पहुंचे। इसका मतलब है कि वो बच्चे क्या हो गए? ड्रॉप आउट हो गए। आपके पास चाइल्ड वाइज इंफॉर्मेशन है? आप लोगों के पास, आप लोग चाइल्ड वाइज इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं मध्य प्रदेश में? हाँ, ये समग्र शिक्षा में एजुकेशन पोर्टल है, इसमें हम लोग चाइल्ड वाइज प्रोफाइल मेंटेन होती है ना? और चाइल्ड वाइज पूरी इंफॉर्मेशन आती है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमारे एक्चुअल इनरोलमेंट से आ रहा है कि जो कंसोलिडेटेड स्कूल वाइज हमारे पास इंफॉर्मेशन है उससे। लेकिन अगर हमारे पास चाइल्ड वाइज डेटा है तो हम उससे देख सकते हैं कि 5 साल पहले, 4 साल पहले 2016-17 में कौन कौन बच्चा भर्ती हुआ था और उनमें से अब 5वीं में कितना है। तो ये इंडिविजुअल चाइल्ड वाइज आप देख सकते हैं। और फिर हम देख सकते हैं कि कितने बच्चे जो हैं अभी कहीं बीच की कक्षाओं में हैं, प्लस ऐसे कितने बच्चे हैं जो बीच में ही छोड़ के चले गए, आज की तारीख में एनरोल नहीं है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि प्लीज आप और वो बच्चों का प्रोफाइल क्या है। जिन लोगों के पास जैसे कई राज्यों में चाइल्ड वाइज डेटा नहीं होता है तो उनको बड़ा मुश्किल होता है इस चीज को एनालाइज करने में, पर चूंकि आपके पास ये चाइल्ड वाइज डेटा अवेलेबल है तो आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं एलिमेंट्री लेवल पर। बताइए एलिमेंट्री लेवल की क्या स्टेटस है? एलिमेंट्री लेवल कोई भी साथी
350 के आसपास हम लोग हैं। अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट से अपना म्यूट करके अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और बताइए क्या दिख रहा है आपको। नाम बोल रहे जी सर। हाँ बताइए अलीराजपुर से जो साथी हैं कि क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर एलिमेंट्री लेवल पर। सर एक्चुअली मैं मोबाइल पे देख रहा हूँ। अच्छा तो हाँ, मोबाइल दिख रहा है सर। चलिए मोबाइल पे आपको उतना स्पष्ट मुझे नहीं लगता है दिखेगा। तो आप ऑफिस में हैं या कहीं बाहर हैं? मैं हूँ तो यही हूँ सर। तो प्लीज आप लैपटॉप का उपयोग कीजिए क्योंकि आगे की जो एक्टिविटी होगी वो बिना लैपटॉप के आप नहीं कर पाएंगे। चलिए कोई जी बात सर। नहीं। तो आपके सर। पड़ोसी झाबुआ, अलीराजपुर के पास नहीं, झाबुआ। जी सर। हाँ बताइए क्या दिख रहा है आपको एलिमेंट्री लेवल पर। एलिमेंट्री में सर 2011-12 से हाँ 18-19 तक कांस्टेंट है ये। हाँ फिर वहां से 19-20 में थोड़ा बड़ा है सर। थोड़ा बड़ा है या बहुत ज्यादा बड़ा है? मतलब 10% लगभग बढ़ गया है सर। हाँ तो नॉर्मल में आप देखिए कि नॉर्मल में 1% ऊपर नीचे हो रहा था और इस साल में एकदम ये बढ़ा है। तो हमें ये देखने की जरूरत है कि ये डेटा का इशू है या वास्तव में कुछ बड़ा है या क्या है, मतलब ठीक है ना। तो ये 69% है मतलब, ठीक है ना। तो इस 69% का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये बताइए आप मुझे। इसमें सर 69% हाँ। बच्चे मतलब पढ़ रहे हैं अभी। जो 5वीं में थे, सॉरी छठी में थे, 6ठी से 8वीं में इतने पढ़ रहे हैं सर अभी। चलिए और कोई साथी बताइए झाबुआ के बाद। पन्ना जिला, पन्ना से कोई साथी? पन्ना से कोई है? पन्ना। सर पीयूष बोल रहा हूँ पन्ना से। हाँ पीयूष जी बोलिए। सर एलिमेंट्री लेवल पर जो आरआर है वो सर 2006-7 से लेके 1 साल तक तो लगभग कांस्टेंट था, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। हाँ। उसके बाद ये एकदम से इंक्रीज होकर के फिर डिक्रीज हुआ। हाँ। फिर ये लगभग कांस्टेंट रहा है 2017-18 तक, और उसके बाद फिर से ये 19 में इंक्रीज हुआ। हाँ तो पीयूष जी ये बताइए कि ये जो 69% है इसका मायने क्या है? क्योंकि जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं कहीं भी डेटा का तो अगर मान लीजिए कि आप अपने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स के साथ कर रहे हैं या आप अपने डिस्ट्रिक्ट टीम के साथ काम कर रहे हैं, एपीसी, डीओ और तो सर 69% बच्चे हाँ जिन्होंने कक्षा 1 में एडमिशन लिया था 100 बच्चों में से, उनमें से 69 बच्चे वहां पर जाकर के क्लास 8 तक रिटेन हुए। बिल्कुल वो कक्षा 8 में है सर। बिल्कुल। तो इसका दूसरा जो एक मतलब जो आपने बताया बिल्कुल अच्छा है कि 7 साल पहले जितने बच्चों ने भर्ती लिया था उनमें से केवल 69% बच्चे ही कक्षा 8 तक पहुंचे हैं। इसका मतलब है कि रिमेनिंग 31% बच्चे, है ना? जी सर, ड्रॉप आउट हो गए। जी सर। तो वो हमारे सिस्टम से बाहर चले गए। अगर ये 31% बच्चों को हम पर नंबर में निकालें, है ना, तो नंबर जो है आप हर डिस्ट्रिक्ट में हजारों में निकलेगा, मतलब ठीक है। और ये हमारा ही डेटा है, कहीं बाहर से डेटा नहीं आया, मतलब ठीक है। जी सर। तो ये इसी तरीके से आपको ये सेकेंडरी लेवल पर, थैंक यू पीयूष जी, सेकेंडरी लेवल पर शिवपुरी नमस्कार सर। हाँ सर नमस्कार सर। क्लास 9th में जो बच्चे थे वो 37% बच्चे सर प्रवेश लिया और 43% बच्चे जो है 12th में पहुंचे सर। एक मिनट, जो साथी प्लीज जो बोल नहीं रहे हैं प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज।
पापा को तो साथी बोल नहीं रहे हैं, अपने आप को प्लीज अनम्यूट करिए। मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। शिवपुरी के साथी बोल रहे थे, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और फिर दोबारा बोलिए। सर 9th में हाँ जिन बच्चों ने प्रवेश लिया था, हाँ सर उसमें से जो है 43% बच्चे ही क्लास 12th पास कर पाए हैं। इसका तो मतलब ये हुआ है करीबन जो है हमारे जो बच्चे हैं करीबन 45% बच्चे हमारे से ड्रॉप आउट रहे हैं। ठीक है। शिवपुरी के पड़ोस में ग्वालियर, सुनील जी, ये जो बताया है आपके पड़ोसी ने वो सही बताया है या आप कुछ और बताना चाहेंगे? सुनील जी। जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार। ये 37.6 बच्चे हमारे जो 9th में आए थे, हाँ, और 43.7% बच्चे 12th में आए हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि अभी जो आपके पड़ोसी थे शिवपुरी से, उन्होंने जो इस रिटेंशन रेट पास आउट नहीं हुए हैं सर, वो 12th में आए हैं सर उतने बच्चे, जिन कहने का मतलब ये है सर। अच्छा ठीक है। नीमच 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 निगम जी, एमएलजे निवेदन कर रहा। सर नमस्कार। सर पहला निवेदन ये है कि यहाँ हम जो सेकेंडरी का देख रहे हैं, बिल्कुल हमने 10th में एपीयर स्टूडेंट की बात करी है। ये बिल्कुल सर रिक्वेस्ट यहाँ ये रहेगा, शायद यहाँ हम कहीं लेवल ट्रेस करने में रहेगा। मुझे 59% करीब नजर आता है मेरे डाटाबेस में। या तो मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल का डाटा छोड़ दिया है इस कैलकुलेशन, जहाँ मैं 43% देख रहा हूँ 19-20 का मे भी कैलकुलेशन। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि इसको अपन अपडेट करेंगे। ये 37 से 43 जो दिख रहा है, ये मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से 59 के आसपास जाता है। अच्छा, नहीं हम इसको रिक्वेस्ट में ये करना चाह रहा, कई बार अपन क्या सेकेंडरी में हायर सेकेंडरी स्कूल को छोड़ देते हैं। नहीं, हम नहीं छोड़ते हैं। नहीं, हम नहीं छोड़ते। हम तो देखिए सिंपल फार्मूला होता है कि 19-20 के अंदर कक्षा 10 के कितने बच्चे हैं, उनमें से रिपीटर कितने हैं वो माइनस कर देते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं 10 साल पहले कितने बच्चे आपके, 9 साल पहले कितने बच्चे कक्षा 1 में थे। सर पहले अच्छा कक्षा 1 से अपन आ गए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसका अपडेट एक बार हम लोग चेक कर लेंगे सर। हाँ, ये था और ये मैं सारे साथियों से ये निवेदन करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे सभी MIS कोऑर्डिनेटर्स ब्लॉक लेवल भी जुड़े हुए हैं। कई बार हमारे स्कूल डाटाबेस में रिपीटर्स की संख्या भरने में चूक जाते हैं। बिल्कुल। कई स्कूल ऐसा समझते हैं कि जो बच्चा 9वीं क्लास में एडमिट हुआ था वो फिर 10वीं में भी है, तो उसको कई बार वो रिपीटर में काउंट कर लेते हैं। ऐसा मैंने देखा है कई स्कूलों के बारे में। तो कई बार ये डाटा की मिस्टेक भी हो सकती है, इसलिए हमें बहुत सजग रहना होता है रिपीटर के मामले में। हमारे MIS कोऑर्डिनेटर्स इस पर बड़ी गंभीरता से ध्यान देते हैं सर। बिल्कुल जैन साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। और मैंने भी शुरू में ये बात कही थी कि जब हम, क्योंकि ये अपना डेटा है, इसलिए जब किसी दूसरी जगह से हम डेटा लेते हैं तो जो डेटा प्रोड्यूस करता है ऑर्गेनाइजेशन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की। बट क्योंकि ये यूडाइस के डेटा से है तो इसकी पूरी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। तो जब हम कोई भी डेटा देखते हैं तो सबसे पहला हमारा काम होता है, जो पहला उद्देश्य हमारा होता है वो ये देखने का होता है कि क्या ये जो दिख रहा है सिचुएशन, ये डेटा सही है या नहीं है ना। और जैसा आपने कहा कि कई बार रिपीटर संख्या लोग भूल जाते हैं, कई बार डेटा नहीं देते हैं, तो वो सारा का सारा एरर्स जो है वो मिल करके फिर हमारे स्थिति को खराब करती है। हाँ सर, एक और चूक पकड़ में आई थी मुझे कि हमारा जब हम
माइनॉरिटी का डाटा लेते हैं। बिल्कुल। अदर वाले पार्ट में स्कूल वाले बाकी इनरोलमेंट भर देते हैं। डिफरेंट टाइप की माइनॉरिटीज का तो जानकारी दे देंगे और अदर में जाके वो शेष रिमेनिंग बच्चों के नंबर भर देते हैं। बिल्कुल, ये मिस्टेक भी एक पकड़ में आई थी। मैं इस ओकेजन में बात हो रही थी तो मैंने रख दिया है। नहीं बिल्कुल सर, आपका मेरा एक्चुअली अगला जो आप लोगों के साथ मैं अभी स्टूडेंट फ्लो पे बात करने वाला हूँ, उसमें मेरा यही था कि जब हम मुस्लिम का, जब माइनॉरिटी में डेटा लेते हैं, विशेष मुस्लिम का डेटा लेते हैं, तो उसमें कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं होती है। मतलब तो इसलिए जब मुस्लिम के इंडिकेटर्स हम कैलकुलेट करते हैं तो वो कई बार काफी उसके अंदर इनकंसिस्टेंसी हमें दिखाई देती है। तो साथियों, सबसे पहला इस स्लाइड को देखने का या इंडिकेटर को जब हम करते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो इंडिकेटर क्या कहता है वो हमें समझ में आना चाहिए। और अभी हमने देखा कि हर एक व्यक्ति की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो अलग अलग थी। रिटेंशन रेट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर लेवल की जो एंट्री लेवल है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर क्लास 1 से हमेशा हमारी बात करते हैं, तो जो एंट्री लेवल है उसमें कितने बच्चे भर्ती हुए और जो हमारा लेवल जहाँ पर एंड हो रहा है उस तक कितने बच्चे पहुंचे। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि प्राइमरी लेवल पर यदि 4 साल पहले कक्षा 1 में 100 बच्चे भर्ती हुए थे तो उसमें से 89 या 90% बच्चे जो है वो कक्षा 5 तक पहुंचे। इसका मतलब है कंप्लीट नहीं किया वो हमें नहीं पता है, केवल जैसे अभी सर ने, जैन साहब ने भी कहा था कि कक्षा 5 में अपीयर हुए हैं, कक्षा 5 से निकले हैं, अगर वो उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो वो अलग सिचुएशन निकल के आएगी। लेकिन चूंकि हमारे पास एक मोटा मोटा यहाँ पर ये दिखाई देता है कि प्राइमरी लेवल पर 4 साल पहले 100 बच्चे यदि भर्ती हुए थे तो अभी 90% बच्चे ही हमारे कक्षा 5 में पहुंचे, यानी 10% बच्चे बीच में छूट गए। इसी तरीके से जब हम 8वीं की बात करते हैं, एलिमेंट्री लेवल की बात करते हैं, तो यानी कक्षा 1 में 7 साल पहले 100 बच्चे भर्ती हुए थे तो आज 69 बच्चे ही कक्षा 8 तक पहुंचे हैं, यानी 31% बच्चे जो हैं वो कहीं छूट गए। इसी तरीके से एलिमेंट सेकेंडरी लेवल पर जब हम 43.7% बच्चे कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि 9 साल पहले कक्षा 1 में जो 100 बच्चे भर्ती हुए थे उनमें से 43.7 यानी 44% बच्चे ही कक्षा 10 तक पहुंचे हैं। बाकी के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं बीच में छूट गए हैं। ये कैलकुलेशन में देख सकते हैं, एरर इधर उधर अगर हो तो कोई बात नहीं है, उसको सही किया जा सकता है। लेकिन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से तो यही निकलता है, लेकिन हम जैन साहब के साथ बात करके इसको अगर कहीं एरर है तो उसको भी सही कर सकते हैं। तो ये पहला हमारा इंडिकेटर है जिसमें हमने ट्रेंड देखा और उस ट्रेंड में हमें ये दिखा कि कई साल तक हमारा डेटा का जो स्थिति है वो कांस्टेंट बनी रही, विशेष रूप से 2011-12 से लेकर के 17-18 तक ये कांस्टेंट हमारी सिचुएशन रही। कई बार ऐसा हुआ है कि एकदम सिचुएशन बढ़ी है वापस से उसको आई, इसका मतलब है कि उस पीरियड में कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंसी हो सकती है। तो ये एक पहला काम है। दूसरा, हमने क्या देखा था, हमने बात की थी कल जब हम डेटा एनालिसिस की करते हैं कि हमें इक्विटी के पर्सपेक्टिव से देखने की बात होती है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो एलिमेंट्री लेवल अभी हमारा जो 68% था, इसको आप इक्विटी के पर्सपेक्टिव से देखें। तो ये इक्विटी के जब आप पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आपको क्या दिखता है, इस टेबल को देखिए। ये रिटेंशन रेट है सेकेंडरी लेवल का, एलिमेंट्री लेवल का, सॉरी। देवास के साथी क्या इस ग्राफ के माध्यम से आपको दिख रहा है? म्यूट करने में टाइम लगता है या? हेलो, हाँ मैडम बोलिए। जी सर, नमस्ते। नमस्कार। सर, इसमें एलिमेंट्री लेवल पे बॉयज गर्ल्स वाइज और कास्ट वाइज एलिमेंट्री लेवल का रिटेंशन रेट शो हो रहा है और इस ग्राफ के थ्रू इसमें एसटी में सबसे लोएस्ट है, एसटी एंड मुस्लिम में। ठीक है।
तो जब हम हमने यहाँ पर इसको देखा कि एलिमेंट्री लेवल पर जब हमने देखा था तो 68.6% आ रहा था, यानी 69% आ रहा था। लेकिन जब हम उसको इक्विटी के पर्सपेक्टिव से देखा हमने, तो लगा कि बॉयज और गर्ल्स यानी जेंडर के पर्सपेक्टिव से लगभग बराबर स्थिति है। लेकिन जब हम सोशल ग्रुप वाइज देखने गए तो हमें पता लगा कि जनरल और एससी भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो शेड्यूल्ड ट्राइब है और जो मुस्लिम है उनका जो सिचुएशन है वो बाकी जो सामाजिक समूह हैं, जो सोशल ग्रुप्स हैं, उनकी अपेक्षा कमजोर है। इसका मतलब है कि हमें अगर काम करने की जरूरत पड़ेगी तो हम किन समुदायों के लिए काम करेंगे? हम किन समुदायों के लिए काम करेंगे? मुस्लिम और एसटी है ना। तो इसका मतलब है कि हमें इनके लिए स्पेशल एफर्ट्स भी करने की जरूरत है। अब मुझे एक बात बताइए कि इसके बाद हम ज्योग्राफिकल एरिया पे जाएंगे, ठीक है, और इसका उत्तर आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप क्या सोचते हैं कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, ये स्टेट लेवल का है 68%, हाईएस्ट क्या हो सकता है और लोवेस्ट क्या हो सकता है? पहले लोवेस्ट बताइए, लोवेस्ट कितना हो सकता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में? चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, कोई बोलना चाहे तो बोल भी सकता है। जो रिटेंशन रेट है वो रिटेंशन रेट किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, आपके यहाँ 52 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 52 डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम कितना हो सकता है? आइडिया लगाइए, चैट बॉक्स में लिखिए, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि एक्यूरेट हो। मझोली सीधी से लिख रहे हैं 30 to 35%, बहुत बड़ी रेंज दे दी आपने। सर ये तो 0 भी हो सकता है। 0 भी हो सकता है? जी बिल्कुल, अगर लोएस्ट कंडीशन की बात करें तो। नहीं, 0 तो कहाँ, 0 तो कैसे हो सकता है मैडम, सोचिए आप। सर जैसे 10 साल पहले जैसे अपन बात कर रहे हैं, अगर 100 बच्चों ने एडमिशन लिया भी है और वो धीरे धीरे सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाएंगे। नहीं, पर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप, जैसा आपका डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में 100 बच्चे भर्ती हुए तो 100 के 100 चले जाएंगे। 100% का मतलब तो ये है। दिलीप जी लिख रहे हैं कि लोवेस्ट 65%, हाईएस्ट 90%। काफी लोग लिख रहे हैं 20 to 25%, कुछ लिख रहे हैं 40 to 50%, अप टू 10%, 10 to 15%। भिंड से लिख रहे हैं 40 to 45%। to 30% हो सकता है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? KFER, रतलाम ब्लॉक MIS लोएस्ट 15%, डिस्ट्रिक्ट ऑलमोस्ट। विजय जी 2024, चलिए कोई बात नहीं है। अच्छा, कितने लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट का रिटेंशन रेट पता है? ब्लॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए बात कर रहा हूँ। कुछ कैलकुलेट किया है इस साल? दीपक जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग बोल नहीं रहे हैं, क्या बात है? सर शर्मा रहे हैं। शर्मा डिस्ट्रिक्ट वाले क्यों सर? ब्लॉक जो है वो बोल रहे हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट के साथी जो हैं वो चुप हैं, क्या बात है? या कहीं किसी दूसरे काम में निपटा रहे होंगे साथ में। हाँ, मे भी हो सकता है। भिंड 89%, हितेंद्र जी ने लिखा है। चलिए देखते हैं, आपने सबने लिखा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं अब हम। लग रहा है मध्य प्रदेश 2 हिस्सों में बट गया, 3 हिस्सों में। वो कैसे सर? हाँ, ठीक लग रहा है। ये पावर है डेटा विजुअलाइजेशन का। यूं टेबल में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप जो ही ग्राफ में देखते हैं आपको
पूरा एक पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरियाज और उसके आसपास की क्या सिचुएशन है। ये प्राइमरी लेवल का है। ये एलिमेंट्री की बात है, ये एलिमेंट्री लेवल की बात है। यानी हाई, अभी हमने देखा था कि स्टेट एवरेज कितना है 69%, हाईएस्ट कितना है नरसिंहपुर 91% और लोवेस्ट कितना है अलीराजपुर 30%। यानी अलीराजपुर में 7 साल पहले 100 बच्चे यदि भर्ती हुए थे तो उसमें से 30 बच्चे ही कक्षा 8 तक पहुंचे हैं। मतलब वहां पर 70% बच्चों का क्या हुआ? वो 70% बच्चे कहाँ गए? हेलो, हाँ जी सर नमस्ते, मैं धार से बोल रहा हूँ सर। हाँ। वहाँ क्या मैक्सिमम मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं जो गुजरात काम करने जाते हैं, गुजरात वहाँ से लगा हुआ है, तो बच्चे मैक्सिमम वहाँ निकल जाते हैं। बिल्कुल, यस सर, थैंक यू सर। सर यहाँ की जो परिस्थितियाँ थोड़ी सी है वो वैसी रहती सर कि बच्चे जब थोड़े छोटे होते तब तो भर्ती हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे थोड़े बड़े होते, जैसे कि उनकी उम्र 10 साल 12 साल होती है तो घरेलू कामों में सहयोग करने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं आजीविका में लग जाते हैं सर। बिल्कुल। तो ये आप अलीराजपुर से बोल रहे हैं? जी 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 सर। हाँ, तो देखिए यही अगर हमें ये पता चल रहा है कि आप अलीराजपुर के आसपास के जिले देखिए, ठीक है? अलीराजपुर का ही पड़ोस का जिला है धार, ठीक है? क्योंकि धार बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो धार का ओवरऑल 62 है, लेकिन अगर धार को आप ब्लॉक वाइज देखेंगे तो हो सकता है कि जो आपके अलीराजपुर से लगता हुआ जो भी ब्लॉक होगा वहां की लगभग वैसी ही होगी जो आपके अलीराजपुर की। जी 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 सर। तो यहाँ पर 2 लर्निंग हमारे लिए है कि हम अभी तो हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज देख रहे हैं, लेकिन हमें ब्लॉक वाइज भी देखना पड़ेगा। और ये एक सिचुएशन हमें पता चल रही है कि अगर अलीराजपुर की हमें सिचुएशन पता है, और जैसा आपने कहा कि चाहे आप और सबको पता है, हम भी अलीराजपुर, जामी जी और हम भी कई बार अलीराजपुर गए हैं, हमने भी देखा है। तो हाँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ हम कैसे दूसरे डिपार्टमेंट का मदद लें कि हमारा जो रिटेंशन रेट है, हमारा देखिए नई शिक्षा नीति में क्या बात कही गई है? नई शिक्षा नीति में बात कही गई है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो सेकेंडरी लेवल पर 100% होना चाहिए, है ना? तो वो अगर हमें एलिमेंट्री लेवल ही कंप्लीट नहीं हो रहा है तो वो बच्चे सेकेंडरी लेवल पे कैसे पहुंचेंगे? मतलब ठीक है ना? तो ये केवल अलीराजपुर की बात नहीं है, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए ये सिचुएशन होती है, चाहे वो शिवपुरी हो, मुरैना हो, अब ग्वालियर है, ग्वालियर तो काफी अर्बन डिस्ट्रिक्ट भी है, लेकिन आप ग्वालियर का देखिए कि 50% वहां पर है। यानी तो ये डेटा का भी इशू हो सकता है। और सुनील जी आपको पता होगा, आपने काफी डेटा को क्लीन किया है, मुझे पता है। जी सर, हमने 11-12 में 1,95,000 हमारा जो नाम 2 लाख के आसपास हमारा एनरोलमेंट डिक्लाइन हुआ था, ये उस वजह से है सर। हाँ, और डेटा आपको पता होगा कि मैंने जब डेटा का एनालिसिस किया था तो उस समय मैंने कहा था कि ये जो ग्वालियर, भिंड, मुरैना, इनका जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 140-138 आ रहा है, जो हो नहीं सकता एक्चुअली, ठीक है जी सर। तो आपको ध्यान होगा कि हमने कई बार इस बात पे किया, और मुझे खुशी है कि आप लोगों ने उस पर एक्शन लिया, और अब आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो लगभग जिस तरीके से होना चाहिए वो है। लेकिन अभी इंदौर उस श्रेणी में आ गया है, मतलब तो इंदौर के जो साथी हैं, अगर आप देखिएगा आपका जो एनरोलमेंट का है वो कहीं ना कहीं कुछ इशू है आपके एनरोलमेंट में। तो ये इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम जब देख रहे हैं यहाँ पर, तो हमें ये पता चल रहा है कि एलिमेंट्री लेवल पर हमारे यहाँ का, अगर मान लीजिए कि अभी हम 50% पर हैं या 60% पर हैं, जो लोग जैसे जैन साहब हैं 76% है इनका, तो जैन साहब ने जैसे कहा कि इसको हमें ब्लॉक वाइज देखना पड़ेगा कि अगर ये 76% है तो कौन से सामाजिक समूह है जिनकी कमजोर है, कौन से ब्लॉक हैं जिनकी ये कमजोर है, तो उस पर हमें काम करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक पूरा हमें यहाँ पर ये दिखता है कि जो ग्वालियर चंबल संभाग है शिवपुरी को छोड़ करके, प्लस ये जो हमारा मालवा रीजन है, निमाड़ का जो रीजन है, उसमें हमें विशेष रूप से ध्यान देने की
जरूरत है रिटेंशन रेट को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है ना। ये हमें मैसेज यहाँ पर इससे मिलता है। तो ये जब हम विश्लेषण करेंगे तब हमें पता चलेगा। अगर हम विश्लेषण नहीं करेंगे तो हमें जो क्या हमें काम करना है, कैसे हमें प्लान करना है, वो हमें ध्यान नहीं। हमारा ये काम होना चाहिए कि जो अभी जैसे अलीराजपुर के साथी ने बात कही थी कि देखिए जब कोई भी हमें प्लान करना होता है तो उसके जब समस्या होती है तो उस समस्या के कारण अलग अलग होते हैं। कई कारण ऐसे तो होते हैं जिसको कि हम बोलते हैं कि हमारे हाथ में होते हैं, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट के हाथ में होते हैं। तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट इमीडिएट जो कॉजेज हैं उसकी पूर्ति कर सकता है। लेकिन कई ऐसे कारण होते हैं जो अलग तरीके के होते हैं जिसमें कि हमारा बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि आपने कहा, आप अलीराजपुर के साथी ने कहा, धार के साथ ने भी कहा, फैमिली माइग्रेट कर रही है। तो फैमिली माइग्रेट करना रोकने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ दूसरे डिपार्टमेंट को भी काम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अलीराजपुर और जो उसके ये जो डिस्ट्रिक्ट है पूरे के पूरे जो लाल उसमें है, और मुझे ये यहाँ पर सब जगह माइग्रेशन का इशू है, चाहे झाबुआ हो, रतलाम हो, बड़वानी हो, धार हो, इनके अंदर ये इशू है। मतलब तो यहाँ पर इनको माइग्रेशन कैसे कम करें। सबको पता है कि ये माइग्रेशन की वजह से होता है, और हमने तो इसकी पूरी गांव वाइज ही मैपिंग किया है। कई गांव वाइज हम आपको देख सकते हैं कि गांव के गांव खाली वहां पर हो जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दूसरे डिपार्टमेंट की मदद लेकर के क्या काम कर सकता है, ये जरूरी यहाँ पर हमें काम करने का जरूरत पड़ेगा। तो ये एक एलिमेंट्री का मैंने आपको दिया। सिमिलर चीज हम यहाँ पर सेकेंडरी का देखेंगे। सेकेंडरी में मेरे पास सोशल ग्रुप वाइज अवेलेबल नहीं था, तो मैंने उसको नहीं एनालाइज किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओवरऑल 43 है, यानी 44% बच्चे हैं। और इसका डिस्ट्रिक्ट वाइज जब आप देखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा। ग्राफ का जो है लगभग उसी तरीके का है, फिगर चेंज हुए हैं, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि जो 40% से ज़्यादा, जो 40% से कम में हमारे जो ग्वालियर चंबल संभाग में उसके जो पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी आ गए हैं। और इसी तरीके से जो हमारा जो मालवा और जो निमाड़ एरिया है उसमें भी काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर शामिल हो गए हैं। तो लोवेस्ट आप देख रहे हैं अलीराजपुर, यानी अलीराजपुर में 9 साल पहले अगर 100 बच्चे भर्ती हुए थे तो उनमें से केवल 18 बच्चे 10वीं में पहुंचे हैं, यानी बाकी बच्चे ड्रॉप आउट हो गए। इसी तरीके से आप धार का देखिए, धार के 31 बच्चे। झाबुआ में आप देखिएगा कि एलिमेंट्री लेवल पर झाबुआ और अलीराजपुर में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। अगर हम दोनों ग्राफों को देखें तो 10% का डिफरेंस था इनका, 10% पॉइंट का डिफरेंस था एलिमेंट्री लेवल पर। लेकिन सेकेंडरी लेवल पर जब आ रहे हैं तो उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर देखिए धार के साथी ने बोला था, धार के साथी के आप जब यहाँ पर इसका विश्लेषण करेंगे तो थोड़ा आपको ये देखने की जरूरत है कि इसका मतलब है कि एलिमेंट्री लेवल तक तो आपके पास बच्चे रुक रहे हैं, लेकिन धार में सेकेंडरी लेवल पर आ रहे हैं। तो धार में और अलीराजपुर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर 31% है। इसका मतलब है कि आपके यहाँ बच्चे 8वीं कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद वो 10वीं के लेवल तक नहीं पहुंचते हैं। तो ये इस तरीके का भी हम जब आंकड़ों को देखेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे तो हमें ये चीजें हमें पता चलेगी। तो ये ग्राफिकल जब आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो आपको ये पता चलेगा। जैसे अभी धार के अंदर मुझे जहाँ तक पता है कि 14 ब्लॉक है कि 16 ब्लॉक, कितने 13 ब्लॉक है, 13 है ना। तो अगर ये 13 को अगर आप टेबुलर फॉर्म में रखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता नहीं चलेगा। तो अगर आप ग्राफिकल माध्यम से उसको मैप के माध्यम से प्रेजेंट करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से, जैसे आज हम यहाँ पर सिचुएशन देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट की क्या सिचुएशन है, तो उसी तरीके से अगर हम मैप के माध्यम से और ग्राफ के माध्यम से अपने अपनी डिस्ट्रिक्ट की सिचुएशन करेंगे तो बताइए। शिवपुरी के साथी ने डेटा भेजा है, तो आपने इसको क्या ब्लॉक वाइज भेजा है या क्या है ये शिवपुरी? ये क्या है आप? ये ब्लॉक वाइज भेजा सर, ब्लॉक वाइज भेजा है। अच्छा, ये किस लेवल पर है?
एलिमेंट्री की बात कर रहे हैं, प्राइमरी की है? जी सर 1 to 8 का है सर। 1 to 8। तो आपका फिगर और हमारा फिगर मैच होता है या नहीं होता है? सर नहीं हो रहा है सर। क्यों नहीं हो रहा है? लगभग गैप है सर, ज्यादा गैप नहीं है, थोड़ा गैप है सर। एक मिनट, शिवपुरी का हमारे हिसाब से आ रहा है 60.5%, है ना? टोटल सर हमारा आ रहा 70.8। नहीं, बहुत अंतर है भाई, ये तो बहुत अंतर है। चलिए हम आपकी शीट एक बार देखेंगे, है ना, कि हमारे पास ये पूरी तैयार है तो हम आपको बता सकेंगे। तो आप देख लीजिएगा कि कहाँ हमसे चूक हुई है या आपसे चूक हुई है, ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू। अच्छी बात है, आपने ब्लॉक वाइज कैलकुलेशन किया है, आपके पास अवेलेबल है। तो ये मैं प्रेजेंटेशन आपको एक इंडिकेटर का बताया। इस तरीके से हम, जैसे अभी हमने ये स्टेट लेवल का किया है, इसी तरीके से आप डिस्ट्रिक्ट लेवल का कर सकते हैं। उसको आप प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं लोगों के साथ। मेरा ये सेकंड पार्ट मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। अगर कोई साथी को कुछ कहना है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं। अदरवाइज हम एक 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। और अभी 12:21 हुआ है, तो 12:26 पर हम लोग वापस आते हैं। आज हमने ब्रेक भी नहीं लिया, कंटिन्यू हम लोग करते रहे। तो 5 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, और अगर किसी साथी को कुछ पूछना है, बात करना है, तो हम कर सकते हैं।